बात को माना, 2007 में हमारी बात को माना, 2012 की हमारी बात को माना, 2004 के लोकसभा में भी हमारा माना, 2009 की लोकसभा में माना, 2014 की लोकसभा में मान रहा है। कॉरपोरेशन की जनता मान रही है, पंचायत की जनता मान रही है, नगरपालिका के चुनाव की जनता मान रही है। पूरा गुजरात पिछले 15 साल से आंखों से जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसको मानता है। वो मार्केटिंग से नहीं मानता है। हो सकता है मार्केटिंग से आसाम वाले को गलतफहमी हो सकती है, मार्केटिंग से तमिलनाडु के व्यक्ति को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन गुजरात के आदमी को नहीं हो सकती है। वो तो देखेगा कि बताओ भाई क्या किया, बात कर रहे थे। और इसलिए मोदी सरकार का परफॉर्मेंस सच्चाई की धरातल पर तोला हुआ है, डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुआ है। ये जो आप रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं, डिस्टिंक्शन मार्क आपको मिला है 2002, 7, 12, इसको आप एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात की जो जनता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम समुदाय, ये आपको बार बार इलेक्ट किया है उन्होंने, और ये रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन इट वॉज ओनली आफ्टर द SIT रिपोर्ट कि आपने सत्यमेव जयते ट्वीट किया। इतने साल आपने साइलेंस क्यों रखा इस बारे में? आप एक काम कीजिए, मैं चाहूँ ANI मेरी इतनी मदद करे, और पर्सनली मैं ANI को रिक्वेस्ट करता हूँ और कैमरा के सामने करता हूँ, ANI एक काम करे, 2002 27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप ANI की तरफ से देश को दो। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए हैं। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा हूं। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका। जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निखर करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। और इसलिए मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गई, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे देश की जनता के लिए बहुत सारे काम करने हैं, और इसलिए अब मैंने फोकस किया है कि यही काम मैं करता रहूं। तो जो आरोप वो लगाते हैं कि जो SIT की वैलिडिटी जो है वो हाई कोर्ट में नहीं होगी, इसके बारे में भी आप कोई जवाब नहीं देना चाहते? नहीं, जवाब तो मैं सब दे चुका हूं जी। देखिए उस टाइम ना आपने सिर्फ ट्वीट किया सत्यमेव जयते, देखिए उसके बाद आप बोल ही नहीं रहे इस बारे में। मैंने पूरा ब्लॉग लिखा है। आप, वही तो मैं कह रहा हूं, प्लीज 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 ANI एंड द होल मीडिया ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट मेरा 2002 से अब तक के सारी चीजों को स्टडी, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्यों आप खुद को भी गुमराह करते हो, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। लेकिन इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है, सारे जवाब मौजूद है, थोड़ी तो मेहनत करो जी, थोड़ी तो मेहनत करो। अब 2002 को लेकर आप एवर सिंस देन मीडिया के साथ आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया। इतना प्यारपूर्ण रिलेशन है। अगर मीडिया इतनी मेहनत न करता मोदी को बदनाम करने की, तो आज मोदी को कौन जानता जी?
मुझे बताइए कौन जानता है? लिंचिंग हुई है जो आप कहते हैं, आपके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि मीडिया मोदी के खिलाफ ही लगी रहती है, तो मैं इसके लिए थोड़ा अलग करता हूँ। देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। और इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने, और क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। लेकिन प्रॉब्लम मीडिया का नहीं है, प्रॉब्लम न्यूज़ ट्रेडर्स का है। न्यूज़ ट्रेडर एंड मीडिया दो चीज़ें अलग है। न्यूज़ ट्रेडर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट है, न्यूज़ ट्रेडर्स के स्पॉन्सरर्स हैं। देश में लोगों को अब शिक्षित करना पड़ेगा, न्यूज़ ट्रेडर कौन है और सच्चा मीडिया कौन है। क्रिटिसिज्म के बिना सुधार हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी क्या? मोदी में बुराइयां नहीं होगी क्या? वो कौन बताएगा? मीडिया को बतानी चाहिए। आप चेंज कर लेते हैं अपने आप को जब आप कोई सजेशन देते हैं मीडिया में? मैं बताता हूँ, मैं क्या, मेरे यहाँ अच्छा सवाल पूछा है। मेरे यहाँ एक सिस्टम है, मान लीजिए अखबार में कहीं आया कि फलाने गांव में गड्ढा है, मैं उसको बहुत सीरियस लेता हूँ कि देखो भाई ये कह रहे हैं गड्ढा है, क्या हुआ है, तो मैं इसको बड़ा महत्व देता हूँ जी। अखबार में कोई खबर आ जाए नेगेटिव, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं तुरंत उसको मेरी ऑफिस में मैकेनिज्म है, मुझे पहले रास्ता बताओ भाई क्यों हुआ ऐसा, तो मेरे लिए तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हाँ, यू आर सेइंग दैट मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी सरकार आ जाएगी तो एडिटर्स की छुट्टी हो जाएगी। 14 साल से है ना, मेरी सरकार है ना, यहाँ कितने एडिटर गए? मेरे यहाँ से तो कोई रिपोर्टर नहीं गया अभी तक। अच्छा, 2002 को लेकर ना आपने एक बयान दिया था जिसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, वो पपी कुत्ते का बच्चा वाला जो बयान है। लुकिंग बैक, डू यू थिंक कि शायद वो नहीं कहना चाहिए था? रिग्रेट है आपको? पहली बात यह है, जिसने ये इंटरव्यू लिया ना, उसने जब ये विवाद किस लोगों ने खड़ा किया, न्यूज़ ट्रेडर्स ने, तो उस इंटरव्यू करने वाले विदेशी व्यक्ति ने ट्वीट किया कि हम इंटरव्यू लिए हैं, मोदी का ऐसा कोई भाव नहीं था। उसने बेचारे ने क्लैरिफाई किया। दूसरी बात है, जो हिंदुस्तान की भाषा और भाव जानते हैं वो जल्दी समझ पाएंगे। हिंदुस्तान की भाषा और भाव दोनों का महत्व है। जैसे मैं कहूँ कि राधिका तूने बांसुरी चुराई, तो क्या फीलिंग आता है? लेकिन वंस आई से राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, मतलब गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। ये फर्क है भाव का। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी घटना हो तो कोई कहता है, क्या कहते हैं, भाई एक चींटी भी मर जाए तो मुझे पेन होता है। डज नॉट मीन कि मरने वाले की तुलना चींटी से हो रही है। अब ये प्रॉब्लम है उन न्यूज़ ट्रेडर्स के टेम्परामेंट का। कोई मुझे बताए, मैं कहूँ बे राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, तो आप एक अर्थ निकालें। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा राधिका तूने बांसुरी चुराई, तो उसमें पता नहीं क्या एक भाव आता है। तो ये प्रॉब्लम उसका है जी। ओके, मीडिया के बहुत से सवाल है 2002 को लेकर, लेकिन दो चीज़ों पे आप जो है आपके कैंपेन स्पीचेस में बात नहीं करते। एक, अपॉलजी रिग्रेट के बाद मीडिया कहती है अपॉलजी, आप कहते हैं रिग्रेट। और दूसरा जो है कि एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप टर्बन पहन लेते हैं, सिख टर्बन पहन लेते हैं। आप जब रजनीकांत से मिलने गए तो आपने लुंगी भी पहन ली, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनते। ये दो चीज़ों पर आप प्लीज़ बता दीजिए। पहली बात ये है, पहला क्या था आपका? पहला था कि वो माफ़ी एंड जो रिग्रेट एंड अपॉलजी वाली जो बात। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना तो कोई ये सवाल पूछता नहीं। 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। ये उनकी जिद है।
कि हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। तो ये उनको, दूसरी बात है, मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। और टोपी नंबर 1 हो गया। दूसरा, मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो नहीं थे। मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा और इसलिए अपीजमेंट करके, हाँ मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज मुझे टोपी पहन करके फोटो निकलवानी चाहिए, ये चीज को जो सूट करता है वो करेंगे, कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो सवाल ही नहीं क्या होता। लॉजिक है मुझे बताइए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी, मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया था। तो आपको आपके चश्मा में ऐसे नंबर तो नहीं होने चाहिए कि कुछ ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। ऐसे चश्मे तो नहीं होने चाहिए। मीडिया में, फॉरेन मीडिया में कहा जाता है कि जब मोदी सरकार आएगी तो इट विल बी अ मस्क्यूलर फॉरेन पॉलिसी, मतलब वो 56 इंच वाली छाती वाली पॉलिसी होगी, आप बुली पावर बन जाएंगे इस रीजन में। तो जो छोटे मुल्क हैं उनमें भी थोड़ी सी फिक्र है। पहली बात है कि जिस व्यक्ति ने कभी इस काम को किया नहीं है, जिस व्यक्ति ने इस विषय पर कभी कुछ बोला नहीं है, उस व्यक्ति के समय ऐसे अनुमानित आरोप लगाने वाले पाप नहीं करते हैं क्या? इस प्रकार के अनुमान लगाते गलत नहीं करते हैं क्या? दूसरी बात है, मेरे संस्कार क्या है? आखिर का वो रिफ्लेक्ट होते हैं। मेरे संस्कार हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाली सोच के लोग हैं और जगत बदल चुका है। हम 18th और 19th सेंचुरी में नहीं जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आंख दिखाने के जमाने चले गए, आंख मिलाने का युग है। सबसे आंख मिला करके कारोबार चलने चाहिए, न आंख झुका करके जीना चाहिए, न आंख दिखा करके जीने का सपना देखना चाहिए। और इसलिए वैश्विक तौर पर मैं कहूंगा हमें सबसे आंख मिला करके काम करना है, न आंख झुका करके करना है, न आंख दिखा करके करना है। अमेरिका के साथ भी, क्योंकि आपका वो वीजा और फिर राजदूत तो रिजाइन करके चली भी गई, देश अमेरिका के साथ कैसे संबंध होंगे? कभी भी कोई देश
किसी इंडिविजुअल की पसंद नापसंद के आधार पर नहीं चलता है। मोदी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके आधार पर इतने बड़े महान भारत की नीतियां तय नहीं होती हैं। भारत की नीतियां भारत की उज्जवल परंपरा के आधार पर होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों ने जो विरासत रखी है उसके आधार पर होती है। किसने मोदी के लिए क्या कह दिया, किसने मोदी के लिए क्या बोल दिया, किसने मोदी के साथ क्या कर दिया, ये भूतकाल की बातों को लेकर के देश नहीं चलता है। देश भविष्य को देख करके चलता है और इसलिए भारत के हितों के लिए जो भी उत्तम हो वही करना चाहिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की। उनकी सरकार जो है वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही थी रिगार्डिंग पाकिस्तान। कभी वो आर पार की लड़ाई के बारे में कहते थे, तो फिर वो लाहौर बस चढ़ गए, कारगिल युद्ध हुआ, और आपने भी बहुत से एंटी पाकिस्तान कहा जाए बयान दिए हुए हैं। आपके कोलीग्स ने भी कहा है, खासकर जब वो बॉर्डर इनकर्शंस हुए और हमारे सोल्जर्स के सर कट के गए। तो पाकिस्तान के बारे में भारतीय जनता पार्टी का रवैया कैसे होगा? नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी हो, हर एक का रवैया भारत के हितों की सुप्रीमेसी यही होना चाहिए। भारत के हितों की रखवाली ये पहली प्रायोरिटी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज के युग में मिलजुल करके अच्छे संबंधों को विकसित करके आगे बढ़ना ही अच्छा मार्ग होता है। संघर्ष का रास्ता किसी की भलाई का नहीं होता है और इसलिए हम कभी संघर्ष के पक्ष नहीं रहे हैं, लेकिन हम सम्मान से जीना चाहते हैं और के सम्मान के हम गौरव करते हैं। यही हमारी मिली जुली व्यवस्था होनी चाहिए। चाइना के प्रति, आप चाइना गए भी हैं, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी मोदीज विजन अबाउट व्हाट इंडिया शुड हैव चाइना के साथ रिलेशंस? देखिए, मैंने कहा ना, अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तब से शुरू किया था मोरारजी भाई की सरकार में, तो हमारी कोशिश लगातार ये रही है। लेकिन भारत के हितों को सर्वोपरि मान करके भारत के हितों का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। लेकिन फिर मैंने कहा, आंख दिखाने वाली बातों से नहीं होता है, आंख झुकाने से भी नहीं होता है, आंख मिला के होना चाहिए। बीजेपी मैनिफेस्टो में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही है कि ये जो रीलुक वाली बात है ऑन नो फर्स्ट यूज, इससे सिग्नल ये जाता है कि शायद मोदी सरकार जो है वो एक वेपनाइजेशन की तरफ जाएगी, डिसआर्मामेंट की तरफ नहीं जाएगी। ये जो वासुदेव कुटुंबम की बात कर रहे थे आप, डिसआर्मामेंट जो हमेशा चलता आया इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वो डिसआर्मामेंट रहेगा, हमारा कमिटमेंट टू डिसआर्मामेंट? नंबर 1, ये बुद्ध और महावीर की धरती है, ये गांधी की धरती है और इसलिए हम पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये भाषा नहीं बोलते हैं। ये हिंदुस्तान बोलता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती है। हम विश्व को संघर्ष से मुक्त चाहते हैं, हम विश्व को ये शस्त्रास्त्रों की स्पर्धा से मुक्ति चाहते हैं और ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और सभी दलों ने इसको माना है। बुद्ध, महावीर, गांधी की धरती दुनिया को ये संदेश नहीं देगी तो कौन देगा? इसलिए हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। दूसरी बात है, ताकतवर होना ये हमारी आवश्यकता है, हमारी अनिवार्यता है, लेकिन किसी को दबाने के लिए ताकत नहीं है। ताकत हमारी रक्षा के लिए है, गौरव से जीने के लिए है। नो फर्स्ट यूज ये अटल जी का बहुत ही उत्तम इनिशिएटिव है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम बहुत ही क्लियर है, नो फर्स्ट यूज ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही एक प्रतिबिंब है। जी, लेट्स कम बैक टू डोमेस्टिक इश्यूज। संजय बारू की किताब में उन्होंने कहा है कि जब प्रणब मुखर्जी फॉरेन मिनिस्टर थे तो 24 आवर्स बिफोर द बजट उन्होंने मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि जो वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाली बात वो इंक्लूड कर दिया था, एंड उस दिन से फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत से इट स्टार्टेड गोइंग आउट। आपकी सरकार, इफ इट कम्स टू पावर, क्या कदम उठाएगी टू ब्रिंग बैक कॉन्फिडेंस इन द इंडियन मार्केट? पहली बात यह है कि कभी भी किसी भी देश के लिए, इवन मेरे राज्य में भी, अगर मैं कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें बदलता हूँ
तो कभी किसी का विश्वास नहीं रहेगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये सबसे बड़ा संकट होता है, वो कभी नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम इसमें कमिटेड हैं, लेकिन आगे के लिए ओपन नीतियां होनी चाहिए। लोग तय करें हाँ ये हमारी नीति है, उस नीतियों के आधार पर देश चलेगा। नीतियों के आधार पर जिसको आना है उनका स्वागत है, नीतियां जिनको कंफर्ट नहीं होगी वो नहीं आएंगे। लेकिन आज एक नीति बनाए, उस नीति के तहत किसी को बुला लें और रातों रात हम नीति बदल दें तो विश्वास कभी बनता नहीं है। और उससे यानी व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं बनता है, व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं बनता तो इतने बड़े देश के जीवन में कैसे बनता है। और इसलिए आज जो हमारे देश में संकट पैदा हुआ है ना, वो भरोसे का संकट है। विश्व के देशों को कोई हिंदुस्तान पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार की नीतियों में उतार चढ़ाव, कभी आगे कभी पीछे, इन चीज़ों ने उनको उलझन में डाला है। अगर हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, आप एज चीफ मिनिस्टर, आप उन चीफ मिनिस्टर्स में से हैं जो स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप पावर, तो आप सेंट्रलाइजेशन करेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे? मुख्यमंत्री तरीके मेरी जो सफलता का रहस्य है वो ये है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है गुजरात में, कोई पावर नहीं है। ये सच्चाई आपके गले नहीं उतरेगी, क्योंकि इसका कारण है कि आप न्यूज़ ट्रेडर के माल को खाते पीते रहते हैं। सच्चाई किसी ने आज भी मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मेरे पास कोई पावर नहीं गुजरात में एज अ चीफ मिनिस्टर, कुछ नहीं है, सारा डिसेंट्रलाइज है। और यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो टीम फॉर्मेशन में है। और मैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट एंड विद लुब्रिकेटिंग एटीट्यूड, मैं चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की एक टीम की कल्पना करता हूँ। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एक टीम होकर के काम करें, स्टेट एंड सेंटर ये कलीग हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, कोऑपरेटिव एजेंडा होना चाहिए। ये रुख बदलने की जरूरत है। कांग्रेस का क्या हुआ, पहले तो उनके पास था सब, इसलिए उनको इनकी कीमत समझ नहीं आई। बाद में उनको राज्यों से खतरा लगने लगा तो 356 के द्वारा हमले करते रहे। फिर 356 की भी स्थिति बन गई मुश्किल, तो उन्होंने डिफेक्शन के रास्ते पकड़ लिए और डिस्टेबिलाइजेशन लाए। तो ये जो उन्होंने राज्यों के साथ ये जुल्म करने की राजनीति को विकसित किया, इसने बहुत बड़ा अविश्वास पैदा किया है, खाई पैदा की है। राज्य को भारत से भरोसा नहीं, भारत को राज्य से भरोसा नहीं। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो काम कम हो अधिक हो इससे राजी नाराजी नहीं होती है, लेकिन खाई पड़ने से बहुत नुकसान होता है। मेरे मन की इच्छा है कि मैं ये पिछले 20, 25, 30 सालों में कांग्रेस की राजनीति ने सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो खाई पैदा की है, भगवान मुझे शक्ति दे इस खाई को भरूं और देश एक टीम बन के काम करे। हर राज्य की अपनी शक्ति है, कोई राज्य किसी का कॉम्पिटिटर, मान लीजिए बिहार ने एग्रीकल्चर ग्रोथ किया तो सेंटर के खाते में एग्रीकल्चर ग्रोथ जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर तमिलनाडु ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया तो हिंदुस्तान के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर केरल ने एजुकेशन इंप्रूवमेंट किया तो हिंदुस्तान के खाते में जाएगा नहीं जाएगा? ये सोच होनी चाहिए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, आप सभी स्टेट्स गिन रहे हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भी बात उठी है क्योंकि 370 आर्टिकल 370 के बारे में बात होती है। और उमर अब्दुल्ला ने स्ट्रेट चैलेंज किया है कि अगर आप वो लागू करेंगे तो फिर बहस के लिए चैलेंज किया है कि एक्सेशन टू इंडिया के बारे में बहस होनी चाहिए। क्या बीजेपी सरकार तैयार है इस बहस के लिए? पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में हमेशा कहा है, मैनिफेस्टो में भी कहा है। देखिए, हर चीज के लिए लोकतंत्र में बहस तो बहुत स्वाभाविक बात है, बहस कोई बुरी चीज नहीं है। आर्टिकल 370 पर अगर बहस होती है तो ध्यान में आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे राहुल जी या कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहते हैं कि हम RTI एक्ट लाए। मैं उनको पूछता हूँ, कश्मीर में RTI एक्ट लागू है, कश्मीर में लागू हुआ क्या? अगर कश्मीर को आगे बढ़ाना है और जो अच्छी चीज़ें हैं अगर वो उसका लाभ कश्मीर को नहीं मिलता है तो
और कश्मीर हमारा पीछे रह जाएगा तो देश का भला होगा क्या? तो जैसे अन्य राज्य प्रगति करते हैं वैसी कश्मीर की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो डेवलपमेंट ला सकते हैं पर पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है उसको बैक बर्नर में कर सकते हैं? नहीं, हर प्रकार को साथ रखना पड़ेगा ना। अच्छा, हर प्रकार से साथ रखना पड़ेगा और धीरे धीरे सब समझेंगे। अब कश्मीर की जनता भी समझने लगी है कि उनका भला किस में है। जी, कश्मीर की बात जब करते हैं तो वाजपेयी जी एक ही प्रधानमंत्री जी जो ही स्पोक इन पार्लियामेंट एंड ही सेड अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्टीशन, पीओके के बारे में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह जी ही डिडंट ब्रिंग दैट अप एट ऑल जब इंडिया पाक टॉक्स होती हैं। अगर आपकी सरकार आती है, आप भी मिलेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ, तो क्या ये पीओके जो है वो भी आगे आएगा फ्रंट? पहली बात है ये मुद्दा अटल जी का या बीजेपी का नहीं है। भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और जो प्रस्ताव भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया हो उसको भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नकार नहीं सकती है। तो मुद्दा अटल जी का या बीजेपी का नहीं है, ये भारत की संसद का है और भारत की संसद से बड़ी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। मोदी जी, आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 शपथ लिए हैं मैनिफेस्टो में। आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ने ऐसे शपथ नहीं लिए। इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? तो ये मैनिफेस्टो के शपथ कहना इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। अच्छा, दरअसल वो फिर से मैं बताता हूँ, चश्मा के नंबर वाली बात, ये बात मैंने पहली बार नहीं कही है। मैंने 2002 में पब्लिकली कहा था, 2007 के गुजरात के चुनाव में कहा था, 2012 में भी कहा था और मैंने ये भी कहा था कि मैं जो चुनाव के बाद बोलता हूँ तो अगले चुनाव में जब आऊँगा इसी बात को दोबारा आपसे पूछूंगा कि मैंने जो कहा था मैंने पूरा किया है। तो मैंने पब्लिक में 2002 से शुरू किया है। पब्लिक में कहता हूँ, ये कोई मैनिफेस्टो बने, मेरा पर्सनल जीवन की मैं बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने मुझे पद दिया है वो ऐशो आराम के लिए नहीं है, मैं कठोर परिश्रम करूंगा, इसमें मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं 2002 से बोलता आया हूं। दूसरा मैं कहता हूं कि मैं मेरे लिए नहीं जनता के लिए काम करूंगा। तीसरा मैं कहता हूं, क्योंकि मैं 2002 में आया नया था, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन मैं बदिरादे से गलत काम नहीं करूंगा। तो ये बात मैं 2002 में बोला चुनाव के पहले, 2007 में चुनाव जाने से पहले बोला, बताइए भाई मैंने कहा था, इसका पालन किया है। 2007 चुनाव के बाद फिर बोला, 2012 के चुनाव में जाने से पहले फिर मैंने कहा बताओ भाई मैंने 3 बातें मेरे लिए कही थी, पालन किया है तो मुझ पर भरोसा करो। तो ये मेरा जनता के साथ सीधा संवाद है। आप अगर पर्सनल शपथ लेते हैं तो ये आपके टीम पर भी लागू होता है इन सम वे और दी अदर, इन दैट कि आप अपने टीम मेंबर को भी आपने रोकना चाहिए अगर वो कुछ गलत कहते हैं, गलत बयान करते हैं। जैसे कि सीधा सीधा कह देती हूँ मैं कि अमित शाह को आपका लेफ्टिनेंट माना जाता है और उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ ऐसे बयान किए कि ईसी को भी इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन जब वो ऐसे कहते हैं तो लोग समझते हैं कि ही हैज़ मोदी जीज ब्लेसिंग्स टू से दैट। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी में मैं ऐसा हूँ कि जिसको ये चेला चपाटा कल्चर नहीं है। मेरा कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं होता है, न ही मेरा कोई दुश्मन होता है। तो ये जो छवि बनाई जा रही है उसके सरासर अमित शाह को भी अन्याय करती है, मुझे भी अन्याय करती है। अमित शाह जो भी है अपने मेरिट पर है, अपनी क्षमता के आधार पर है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन व्यवस्था के तहत है। वो कोई मोदी के कारण है ऐसा कह के अमित भाई की क्षमता को, शक्ति को कम आंकना, वो अमित भाई के साथ अन्याय है। वो जो भी है किसी के कारण नहीं है, अपने बलबूते पर है, परिश्रम करने वाला उनका स्वभाव है, करते हैं। दूसरा, जिस मुद्दे का विवाद खड़ा किया गया है उसके संबंध में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है। मैं पूरा भाषण तो नहीं देख पाया हूँ क्योंकि मैं दौरे पर रहता हूँ, लेकिन मुझे जितनी जानकारी मिली है उसमें उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही बात की है, चुनावी मतदान की बात की है और कोई तौर तरीके का शब्द प्रयोग
उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मैंने सुना है। फिर भी लोग अब इलेक्शन कमीशन के पास है बात, हम इंतजार करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या स्टैंड लेता है। राजनाथ जी कहते हैं मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। ये बहुत सिमिलर है देवकांत बरुआ का इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। दोनों में बहुत फर्क होगा, मैं मानता हूँ। फिर भी राजनाथ जी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है। ये उसी संदर्भ में था कि मोदी लहर है कि बीजेपी की लहर है। तो जब मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि लेकिन हाँ। मैं कहता हूँ ये लहर हिंदुस्तान की जनता की आशा आकांक्षा की लहर है। ये लहर भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की लहर है। ये लहर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य और नेतृत्व की है। ये लहर कमल की है, ये लहर परिवर्तन की है, ये लहर भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा समर्पित सिपाही हूँ। इस लहर को बहुत सक्सेसफुल बनाने में सोशल मीडिया का रोल जो है वो काफ़ी रहा है। तो आप अपनी सोशल मीडिया टीम को कैसे स्टिमुलेट करते हैं? कि पहली बात है, सोशल मीडिया को पॉलिटिकल दायरे में नहीं देखना चाहिए, उसको उस सांचे में बांधना नहीं चाहिए। और अभी भी हमारे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ा कैनवास है, ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज कई लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसान अपना माल कहाँ बेचना वो तय कर रहा है, क्योंकि उसको वाइड रेंज कम्युनिकेशन फैसिलिटी उपलब्ध हुई है। तो उसको ध्यान में होता है कि मेरा उज्जैन के अंदर सोयाबीन पैदा हुआ, वो गुजरात के दाहोद के मार्केट में मेरा सोयाबीन बिचेगा, तो सोशल मीडिया से जान रहा है। जो जानकारियों के लिए उसके पास और कोई सोर्स नहीं थे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किसी एग्ज़ाम के समय आजकल वो सोशल मीडिया से उनको टिप मिल जाता है कि भाई ये करो। तो बच्चे मैं भी देख रहा हूँ 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे सोशल मीडिया से एग्जाम में जाने से पहले टिप ले रहे हैं। यानी ये एक ऐसा माध्यम है, उसका समाज जीवन में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उपयोग हो सकता है। इसको सिर्फ पॉलिटिकल सांचे में बांधना सोशल मीडिया से अन्याय होगा। दूसरा, मैं हैरान हूँ जी, जब मैंने टीवी में ये टैलेंट शो होने लगे ना, कुछ टीवी शो वालों ने किए, और उसमें जब छोटे छोटे बच्चे आने लगे, वो कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते थे, कभी समय मिलता था। 4 साल का बच्चा गा रहा है, 5 साल का बच्चा तबले बजा रहा है, तो मैं इतना अभिभूत हो जाता था कि क्या टैलेंट है हमारे देश में, कितने बच्चे होनहार बच्चे हैं, मेरे मन को छू जाता था। लेकिन सोशल मीडिया में मैंने देखा कि इतनी क्रिएटिविटी हमारे देश के नौजवानों में है, और इतनी एनालिटिकल माइंड है, इतने शार्प है। इतना मुझे गर्व होता है कि हमारे देश के पास, और मैं मानता हूँ थ्रू सोशल मीडिया समाज का नेतृत्व करने वाले हर लोगों ने, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया लीडरशिप, एजुकेशन लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक ने उसमें से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया सिखाने के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, सीखने के माध्यम के रूप में लेना चाहिए। और मैंने सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लिया है। मैंने सोशल मीडिया को जनता जनार्दन के दूर सुदूर व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए एक हाईवे के रूप में उपयोग किया है, जिसने मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। मैंने सोशल मीडिया का उपयोग मेरी बातों को डिसमिनेट करने के लिए नहीं किया है, मैंने करोड़ों लोगों की बातों को ग्रहण करने के लिए लिया है। मेरा अप्रोच अलग है, इसके कारण मेरी ताकत बहुत बड़ी है। मोदी जी, अब आप इस इंटरव्यू के बाद अब कैंपेन पे कैंपेन करेंगे, रैलीज होंगी, चारों तरफ जा रहे हैं मुल्क में। सारे ऑपोजिशन की जो रैलीज देखिए तो उनकी जो आलोचना केंद्रित आप पर है, ऑल द क्रिटिसिज्म इज टुवर्ड्स यू। सुषमा जी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, उनके प्रति है ही नहीं, सिर्फ आप पर केंद्रित है। संजय बारू कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री के बारे, व्हेन ही वाज अंडर क्रिटिसिज्म, वो बहुत ही दुखी होते थे, वो अपने आप में समर्पित हो जाते थे लिटरली। तो आप अपने इर्द गिर्द क्या दीवार खड़ी कर देते? कैसे आप इसको, हाउ डू यू हैंडल इट एज अ पर्सन? शुरू में मैं बहुत दुखी होता था, बहुत दुखी, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना मैं मानसिक तनाव झेलता था। और मेरी जीवन व्यवस्था ऐसी है, मैं ज़्यादातर यार दोस्तों महफिलों में रहने वाला इंसान नहीं हूँ।
ज़्यादातर मैं काम नहीं होता है तो अकेला होता हूँ। तो ये पीड़ा झेलने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैंने उसको अपनी पर्सनल चीज़ माना है। परमात्मा में मेरा बहुत विश्वास है। मेरी अभी भी एक किताब निकली है, साक्षी भाव। वो मेरे जीवन के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने वाली किताब है और मेरी अपनी लिखी हुई है, और वो भी मेरी राजनीति में आने से पहले की है, जिसमें मैं जगत जननी माँ गॉडेस को डेली चिट्ठी लिखता था। उन चिट्ठियों को फिर मैं नष्ट कर देता, लेकिन कुछ बच गई थी। उस 80s के कालखंड की चिट्ठियों को भी मैंने एक बुक फॉर्म में रखा है, तो उससे पता चलेगा कि मोदी का अंतर्मन क्या है, उनकी इनर जर्नी क्या है, वो सब उससे अंदाज आ सकता है। तो किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं आपने कॉन्फिडेंट बनाया? तो एक जननी। मैं बताता हूँ, मैंने 125 करोड़ देशवासियों को कॉन्फिडेंट में लिया हुआ है, तो कोई इंडिविजुअल मेरे लिए मायना नहीं रखता है। इसलिए ये पीड़ा के दिन बहुत मुश्किल गए हैं मेरे, लेकिन मैं आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं हूँ। आरोपों को खुद जब बैठता हूँ नेगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं बहुत बारीकी से एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें से सचमुच में मेरे काम आने वाली भी कोई चीज़ है क्या, तो मैं उसका उपयोग करता हूँ। घोर मेरे विरोध का भी मैं अपने काम में उपयोग करता हूँ, क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। कोई कहता है मोदी जी ने ऐसा कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, तो ठीक है नेगेटिव का, लेकिन मैं भी सोचता हूँ यार ठीक है, तो फिर मैं बदल करता हूँ। तो मेरे पर आरोप लगे, आलोचनाएं हुई, उसमें से मेरे काम की जितनी चीज़ें भगवान ने मुझे ताकत दी, मैंने उठाने की कोशिश की। और मैंने एक कविता लिखी थी, मेरी किताब है, कविताओं की भी मेरी किताब है, उसमें मैंने लिखा था, मुझे जितने पत्थर लोग मारते हैं मैं उन पत्थरों से ही सीढ़ी बना देता हूँ, उन पत्थरों से स्टेयरकेस बना देता हूँ और उसी पत्थरों के सहारे में चलता हूँ। तो मैंने ये गाली गलोच या आलोचना, मैंने कोशिश बहुत केयरफुली जरूर की है कि इन चीज़ों को कटुता में परिवर्तित ना हो। मेरे मन में किसी के प्रति कटुता पैदा ना हो, द्वेष पैदा ना हो, ये ईश्वर मेरी मदद करे, ये मेरा रहता है। दुख बहुत होता था, धीरे 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 मैं इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझने लगा। फिर मुझे लगा कि ठीक है, इसे प्रोफेशनल हैजार्ड, आई हैव टू लिव विथ इट, आई हैव टू बेयर इट। तो अब शक्ति उसके खिलाफ संघर्ष में ही निकालूं कि शक्ति उसको सहने में लगाऊं। तो मैंने रास्ता चुना अपनी सहन शक्ति को ज्यादा बढ़ाना, अपनी शक्ति, वो रास्ता मैंने लिया। और इसमें योगा, स्पिरिचुअलिज्म पहली बात है, मैंने अपने एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैंने किया, दूसरा अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। मैंने तय किया भगवान जो करेगा वही होगा, मैं कौन होता हूं। और इसलिए मैं आज बहुत मन से बहुत ही डिटैच हूं। इतना सारा हुआ, किसी के प्रति मेरे मन में कटुता नहीं है, कोई कटुता नहीं है। और इस कैंपेन स्पीचेस में भी जो इतनी सारी कटुता है, इसको आप दरकिनार करेंगे एंड बिगिन अफ्रेश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति को भी जब बहुत बुखार चढ़ जाता है ना, तो कुछ भी बोलता है, आपने देखा होगा, लेकिन उसके आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होता। चुनाव के बुखार में थोड़ा बहुत हो जाता है, और मेरे विरोधियों से होता होगा ऐसा नहीं, मेरे से भी होता होगा। तो चुनावी बुखार का है, उसको परमानेंट नहीं मानना चाहिए। मैंने भी राहुल जी के लिए कुछ बोल दिया होगा, मैंने भी सोनिया जी के लिए बोल दिया होगा, मैंने भी मनमोहन जी के लिए बोल दिया होगा, नीतीश कुमार के लिए बोल दिया होगा। तो ये चुनावी बुखार का माहौल है, इसको परमानेंट नहीं मानना चाहिए। और मैं भी मानता हूँ ये जो हम सार्वजनिक जीवन में लोग हैं उसको इस प्रकार से नहीं लेते हैं। धन्यवाद मोदी जी, आपने इतना समय निकाला ANI की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू।